अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था वहीं से हम स्टार्ट करें। डिप्लॉयड सेल्स और हिप्लॉयड सेल्स, जितने भी डिवाइडिंग सेल्स हैं बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा, उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम के पाए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं हिप्लॉयड सेल्स पर। हिप्लॉयड जो सिर्फ सिंगल 23 पेयर जो है क्रोमोसोम के, उनको हम हिप्लॉयड सेल्स कहते हैं। ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम है और ऑटोसोम है। अब सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम को हमने क्या देखना है कि जो सेक्स की डिटर्मिनेशन है वो हम 23 पेयर क्रोमोसोम के थ्रू करते हैं। अब उनमें से क्या होगा कि 1 पेयर जो है वो कंसर्न होता है कि उसने सेक्स की डिटर्मिनेशन करनी है। जो रिमेनिंग 22 पेयर है क्रोमोसोम के, उसने क्या करना है, वो सेक्स की डिटर्मिनेशन नहीं करता है, इसलिए उसको हम ऑटोसोम उसका नाम दे दिया। ठीक है। अब जो सेक्स क्रोमोसोम है उनमें से एक जो है वो एक्स क्रोमोसोम है, जो इंडिकेट करता है फीमेल को, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में 2 वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक्स और वाई मिलकर जो है वो एक मेल में होते हैं, मेल बनाते हैं, और एक्स मिलकर जो है वो फीमेल बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? एक स्मॉल राउंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। हर न्यूक्लियस के अंदर जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। अब न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं राइबोसोम से, जो राइबोसोम में पाई जा रही होती हैं। ठीक है जी। अब हमने फंक्शन देख लेने हैं कि न्यूक्लियस के क्या फंक्शन है। न्यूक्लियस जो है वो, उसको हम सेल का ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेजर फंक्शन जो है न्यूक्लियस का, उसने क्या करना है, सेलुलर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करना है और उसने हाइड्रेटिव मटीरियल को स्टोर करना है, इसलिए ये मेजर रोल प्ले करता है और इसको हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। सेवरल प्रोसेसेस इसमें आ जाते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन में, जिनमें से जो है कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ को, लाइक मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन सिंथेसिस को, ग्रोथ को एंड रिप्रोडक्शन यानी कि सेल डिवीजन को न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना होता है। इसने राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए की सिंथेसिस करनी है, इसने राइबोसोम के सब यूनिट्स बनाने हैं, इसने जेनेटिक इंस्ट्रक्शन सेंड करनी है साइटोप्लाज्म को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और इसने सेल डिवीजन को कंट्रोल करना है, इसने हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है एक न्यूक्लिक एसिड ही है, जिसमें क्या होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है किसी ऑफस्प्रिंग की, ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग की। ठीक है। अब जो डीएनए है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या आ जाता है, डीएनए जो है एक डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड होता है। ये किससे बनता है? डीऑक्सीराइबोज से बनता है। इसमें फॉस्फेरिक एसिड होते हैं, 4 टाइप्स की बेसिस होती हैं। अब वो 4 टाइप्स की बेसिस कौन सी हैं? प्यूरीन्स हैं। प्यूरीन्स में कौन सी हैं? एडिनिन है, गुआनिन है। पायरिमिडीन कौन सी हैं? थायमिन है और साइटोसिन है। ये आप इसका स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। एडिनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाती है और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाती है। ठीक है जी। जो अब नेक्स्ट हमने जाना है जीन पर। डीएनए जो है इस कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म्स द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के कंपोनेंट्स बनाता है जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में इनकोडेड होती है, जिसको हम जीनोम बोलते हैं। ठीक है। अब जीन क्या है? जीन जो है एक बेसिक हेरिडिटी यूनिट है, सेल का ये हेरिडिटी यूनिट है। ये एक पोर्शन है डीएनए मॉलिक्यूल का जिसमें मैसेज पड़ा होता है या कोड पड़ा होता है स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। ठीक है जी। अब हम जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड की तरफ आ जाते हैं। हमने सिर्फ इनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू करना है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसके अंदर क्या होता है कि लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होते हैं। ये डीएनए से मिलता जुलता ही होता है, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें जो है राइबोसोम की जगह राइबोज शोर होती है डीऑक्सीराइबोज की जगह। ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखें आरएनए का, तो इसमें क्या है कि जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल हैं इसमें सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। अब
राइबोज शुगर होती है, फॉस्फेट होती है, और प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन, थायमीन को रिप्लेस कर दें तो यूरेसिल आती है। बाकी सारी जो बेसिस हैं वो सेम वही होती हैं। ठीक है, अब जो मेन हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट जो है वो जीन एक्सप्रेशन है। जीन एक्सप्रेशन है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, इंफॉर्मेशन या कोड वर्ड जो है वो जीन में जो इनकोडेड पड़ा हुआ है उसने कन्वर्ट होना है फंक्शनल जीन प्रोडक्ट में या डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, यानी कि आरएनए में उसने कन्वर्ट होना है। तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब फिर जीन एक्सप्रेशन दो तरह से होती है, दो स्टेप्स इसमें आ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन आ जाती है और ट्रांसलेशन आ जाती है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होना है, जीन की ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कॉपी बनाना। ठीक है जी, ये जेनेटिक कोड की कॉपीज़ बना देता है जो डीएनए से आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम के अंदर जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस है वो डिपेंड कर रही होती है कोडोन की सीक्वेंस पर, जो कि जीन्स के अंदर पड़े होते हैं डीएनए के, जो कि डीएनए जो है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब क्या होना है कि डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है, तो ये जो है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स है ना उसके अंदर से गुजर नहीं सकता, पास नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, इंटर नहीं हो सकता साइटोप्लाज्म में। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है ना डीएनए वहाँ से नहीं गुजरेगा, इन्फॉर्मेशन जो कोड होंगे वो वहाँ से ट्रांसमिट होंगे राइबोसोम के अंदर। इसलिए जीन जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होगा, कॉपी बनाएगा मैसेंजर आरएनए में, जो कि डेवलप हो जाएगा बाद में डीएनए में। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है प्रोटीन सिंथेसिस का, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक कोड। अब क्या होना है, मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होनी है। मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हुई और उसमें फ़ौरन ही कॉपी बन गई और ट्रांसफ़र हो गई डीएनए से मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में गया, वहाँ जाकर उसने क्या किया, न्यूक्लियस से निकला और मैसेंजर आरएनए से साइटोप्लाज्म में चला गया और वहाँ जाकर उसने राइबोसोम्स को एक्टिवेट किया और उसने प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट करवा दी। इसने क्या किया, मैसेंजर आरएनए ने मैसेंजर आरएनए से डीएनए से मैसेंजर आरएनए की जो फॉर्मेशन हुई ये कौन करवा रहा था, वो आरएनए पॉलीमरेज करवा रहा था। डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हुई तभी हम नेक्स्ट प्रोसीजर यानी कि ट्रांसलेशन स्टार्ट करवा सकेंगे। अब तो ट्रांसलेशन कैसे होगी, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो है अब मूव किया न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसने राइबोसोम का एक जो ग्रुप था जिसको हम पोलिसोम कह रहे हैं, इसने मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हुआ। जो कोडोन की सीक्वेंस थी मैसेंजर आरएनए वो एक्सपोज हुई और रिकग्नाइज हुई कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के थ्रू और वो कन्वर्ट हो गई ट्रांसफ़र आरएनए में। अब जब ट्रांसफ़र आरएनए में कन्वर्ट हो गई तो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बेस, फिर क्या हुआ कि इस बेसिस के अकॉर्डिंग डिफरेंट अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गया साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के अंदर ट्रांसफ़र आरएनए के थ्रू, और ये एक्ट कर रहे थे एज अ कैरियर। राइबोसोमल आरएनए की हेल्प के साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो थे वो अमाइनो एसिड के साथ असेंबल होना शुरू हो गए और प्रोटीन सिंथेसिस जो है राइबोसोम में स्टार्ट हो गई, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। अब उसके बाद हमने ग्रोथ फैक्टर्स को देख लेना है कि ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स वो प्रोटीन है जो एक्ट करती हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तरह, जैसे साइटोकाइंस हो गई, ये सिग्नल देते हैं ना सेल को, तो उसकी तरह उन मॉलिक्यूल्स की तरह ग्रोथ फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे साइटोकिन और हार्मोन्स वगैरह हो गए। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब हम ग्रोथ फैक्टर्स को देख लेते हैं और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, उनके सोर्सेज और उनके फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये। प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो कहाँ, उनका सोर्स क्या होता है, वो कहाँ से आते हैं, वो प्लेटलेट से आ सकते हैं या एंडोथेलियल सेल से आ सकते हैं। जो प्लेटलेट से आएंगे उनका क्या एक्शन होगा, उन्होंने डैमेज ब्लड वेसल को रिपेयर करना है, और जो एंडोथेलियल सेल से आएंगे उन्होंने क्या करना है, कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल फाइबर की प्रोलिफरेशन करवानी है। जो क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर हैं ये मोनोसाइट में भी होते हैं, टी लिम्फोसाइट में भी होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स में भी होते हैं। इन सब का क्या काम है, इन सब के अंदर जो ये फैक्टर है इसने क्या करना है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग है, तो इसका मतलब उसने कॉलोनी बनानी है, कॉलोनी की फॉर्मेशन करनी है, फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में। अब अगला जो है वो नर्व ग्रोथ फैक्टर है।
टोटल 11 ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये आपने फिंगर टिप्स पर याद रख लेने हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या है, उस एस्ट्रोसाइट्स में होता है, न्यूरॉन में होता है। नर्व है तो इट्स मीन के न्यूरॉन में होगा, एस्ट्रोसाइट्स में होगा, मसल में होगा। इन्होंने इनका एक ही काम है, इन्होंने क्या करना है, ग्रोथ करनी है। अब नर्व से रिलेटेड है तो इट्स मीन इन्होंने न्यूरॉन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। एरिथ्रोपोइटिन जो है ये किडनी में होता है, इसने क्या करना है, सर्कुलेशन के अंदर जो रेड ब्लड सेल का रिलीज़ है और उसका फॉर्मेशन, उसमें इसने काम करना है, यानी कि फॉर्मेशन करनी है रेड ब्लड सेल की और उसको सर्कुलेशन के अंदर रिलीज़ करवाना है। थ्रोम्बोपोइटिन है, थ्रोम्बोपोइटिन भी किडनी के अंदर ही होता है, इसने प्लेटलेट की प्रोडक्शन करवानी है जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत होगी क्लोटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। इनको हम डिटेल में आगे और मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और जिसको सोमेटोमेडिन सी भी कहते हैं, ये लीवर के अंदर होता है। ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्टिकुलर बोन, ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, पार्टिकुलरली बोन्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2 जो है ये भी लीवर के अंदर होता है, ये फीटस की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड में होते हैं, बर्नर ग्लैंड में होते हैं। अब इन्होंने क्या करना है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड वाले ने क्या करना है, इसने एपिथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन करानी है। एपिडर्मल है तो इसने एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन करा देनी है, मेसेंकाइमल सेल्स की और गिलियल सेल 1 की, ठीक है। अब बर्नर ग्लैंड जो है इसने क्या करना है, हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ की इनहिबिशन करा देनी है। बेसिक फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स क्या करता है, ये ब्लड वेसल में होता है, इसने न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन करानी है। मियोस्टेटिन जो है ये स्केलेटल मसल फाइबर में होता है, इसने स्केलेटल मसल की इनहिबिशन करवा देनी है, मसल ग्रोथ की इनहिबिशन करवा देनी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स दो तरह के होते हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है ये ट्रांसफॉर्मिंग सेल्स में होगा, ट्यूमर में होगा, कैंसरस टिश्यूज़ में होगा। जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा है वो ब्रेन कैरेटिनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस में होगा। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ करवानी है और वॉन्ड हीलिंग में हेल्प करनी है। जो बीटा है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा हेपेटिक है, ये हेपेटिक सेल्स में होता है, नाम से जाहिर है। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, बी लिम्फोसाइट में, मैक्रोफेजेस में, मेस्ट सेल्स में, इसने क्या करना है कि लीवर ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, हेपेटिक सेल्स की प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करके, और इसने इम्यूनो सप्रेशन कर देनी है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं आपने फिंगर टिप्स पर तैयार कर लेने हैं। इनको आगे हम नेक्स्ट डिटेल में, इनके जो फंक्शंस हैं ना, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं आपने इस तरह तैयार कर लेना है कि इनके नाम के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन है और इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इनका सोर्स है, ठीक है। बहुत इजी है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट फिर हम कल देखेंगे इंशाल्लाह।